नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आनएस 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह जबरदस्त नक्सल एनकाउंटर हुआ है। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500 जवानों की टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। खबरें आ रही हैं कि अब तक इस एनकाउंटर में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया। यह एनकाउंटर सुकमा जिले में आने वाले केरलापाल थाना क्षेत्र के ऊपमपल्ली इलाके का बताया जा रहा है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने मीडिया को जानकारी दी है कि अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके शवों को जवान अपने कंधे पर लाद कर 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगलों से बाहर लेकर आ रहे हैं। अब शवों की पहचान करने का काम चल रहा है। पता लगाया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में किस लेवल के कमांडर हैं, किस कैडर्स के हैं और उन पर सुरक्षा बलों ने कितना इनाम घोषित कर रखा था। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर हथियार भी मिले, जिनमें इंसास, एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी शामिल हैं। इस पूरे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीते 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन हुए, जिसमें 3 सैकड़ा से अधिक नक्सलियों को मार गिराने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। बीते 25 मार्च को ही सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया था। साल की शुरुआत में ही एक बड़ा एनकाउंटर कर सुरक्षा बलों ने 100 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस तरह के ऑपरेशन की वजह से ही बीते दिनों 8 लाख के इनामी दिनेश मोडियम ने भी अपने साथियों के साथ सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर कर दिया था और उसकी सूचना के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सल एनकाउंटर को अंजाम दिया था। जाहिर है कि सुरक्षा बलों को लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिल रही है। अमित शाह 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा आ रहे हैं और उनके आने से पहले जिस तरह से सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, उससे अब लगने लगा है कि अमित शाह ने जो डेडलाइन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दी है, वह समय से पूरी होती दिख रही है। सबसे पहले हम आपको इस नक्सल ऑपरेशन के बाद जो पहला ट्वीट आया है, वो खुद गृह मंत्री अमित शाह का आया है। पहले हम आपको अमित शाह का वो ट्वीट दिखाते हैं, आखिर वो अपने ट्वीट में एक्स पे किए गए इस पोस्ट में बोल कर रहे हैं। अमित शाह बता रहे हैं कि उनके सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है इस नक्सल ऑपरेशन। जबरदस्त सफलता के जरिए तकरीबन 16 नक्सलियों को आज मार गिराया गया, ऐसा अमित शाह अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। साथ में अमित शाह यह भी बता रहे हैं कि वो जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 की, उसका जिक्र भी वो इस ट्वीट में कर रहे हैं। अमित शाह लिख रहे हैं कि किस तरह से 31 मार्च 2026 से पहले देश में नक्सलवाद को खत्म करने की जो डेडलाइन तय की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस दिशा में लगातार काम चल रहा है और लगातार सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। इसके साथ में अमित शाह नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, जो हथियार लेकर अपने ही देश के लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं एक विचारधारा के आधार पर। उनसे अपील भी कर रहे हैं कि हिंसा के जरिए कोई बदलाव नहीं आएगा, जो बदलाव आएगा वो शांति और विकास के जरिए आएगा। तो ये अमित शाह का ट्वीट है जो इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद तत्काल प्रभाव से आया है। उन्होंने डेडलाइन का जिक्र भी किया है, चेतावनी भी दी है और अपील भी की है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे ऑपरेशन को लेके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गणेश। किस तरह से इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया, किस तरह से पहली सूचना आई और किस तरह से इन 16 नक्सलियों को ढेर किया, विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सुकमा पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि उनका जो इलाका है, गोंगुआ इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों का जो कमांडर है इंफा जगदीश, वो अपनी पूरी टीम के साथ उस इलाके में मौजूद है। किसी बड़ी घटना को अंजाम वो दे सकता है। ऐसी सूचना मिलने के बाद जो डीआरजी के जो सिलेक्टेड जो जवान है, जो इस पूरे ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं, वो उनके साथ में सीआरपीएफ की पूरी टीम बनाई गई और देर रात उस इलाके में जवानों को भेजा गया। सुबह तकरीबन 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। उसके अलावा जो है वहां से 47 इंसास, एसएलआर और 303 बीजीएम जैसे जो है हथियार वो बरामद किए गए हैं। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस नक्सली की सूचना थी, जिस नक्सली कमांडर की वहां मौजूदगी की सूचना थी, इंफा जगदीश वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी बात है कि जो नक्सली कमांडर था उसे ढेर करने में जवान जो वो कामयाब हो गए हैं। गणेश, आप जिक्र कर रहे हैं एक बड़े नक्सली कमांडर की, नाम बता रहे हैं जगदीश। जरा जगदीश का बैकग्राउंड बताइए, इस पर कितना इनाम था और इसकी तलाश सुरक्षा बलों को कितने वक्त से थी, और इस जगदीश ने सुरक्षा बलों को
जो सुरक्षा बलों के खिलाफ लगातार नक्सलियों ने हमले किए हैं, कितना नुकसान अब तक पहुंचाया था? ये कितनी बड़ी कामयाबी है जी देखिए, सुरक्षा बलों के लिए। जगदीश सिरपा, हाँ, जगदीश सिरपा वो नक्सली कमांडर है जो चेकुलगुड़म हमले में भी रहा है ये। उसके अलावा 76 जवानों की जो शहादत हुई उस हमले में रहा है ये। जी बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, ये नक्सली कमांडर है। इसके अलावा सरकार ने इस पर 8 लाख रुपयों का जो है वो इनाम घोषित कर रखा था। इसके जी अलावा ये जो नक्सली कमांडर है, जो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर जो नक्सलियों का एक प्लाटून होता है, विंग होता है, विस्तार विस्तार जो होता है उस इलाके में नक्सलियों का जो कंपनी है, वो नक्सलियों की टीम है, उनका विस्तार करने की जिम्मेदारी इस पर थी। इसके अलावा बालाघाट इलाके में भी एक जो नक्सली कमांडर था वो उस इलाके में सक्रिय था। एमएफसी जोन जो है उस इलाके में सक्रिय था। तो देखिए, कहीं ना कहीं से जो नक्सली कमांडर आज जो मारा गया है वो बड़ा नक्सली कमांडर रहा है। सरकार को इसकी तलाश अभी से नहीं, बल्कि 76 जवानों की शहादत के बाद से लगातार इसकी तलाश रही है। महाराष्ट्र में जो है इसके ऊपर अलग से जो इनाम है वो अलग है। छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, आंध्र और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है, बालाघाट का जो क्षेत्र है, उस इलाके में सक्रिय रहा है। तो अगर पूरे इस नक्सली कमांडर जो मारा गया उसके अगर हम इनाम की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनाम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इनका जो जगदीश सिंह जो मारा गया है वो ढेर हुआ है जी। जी, तो कुल मिलाकर अभी जो 16 नक्सली जो मारे गए हैं, जिनके शवों को लेकर जंगल से जवान लेकर अपने कंधों पर लाद कर बाहर ला रहे हैं, उसमें से एक शव की पहचान हुई है। उसका नाम है जगदीश। 8 लाख का इनामी नक्सल कमांडर जगदीश, और तकरीबन हमारे 66 जवानों को जो शहीद किया था, उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो यही जगदीश था, जिसको आज हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और ये वही जगदीश है जिसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, ये जितने भी समीपवर्ती जो राज्य हैं जहाँ पर नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा कर बैठा हुआ है, वहाँ पर लगातार सक्रिय था, और आज सुरक्षा बलों ने उसको ढेर कर दिया। लेकिन गणेश, तकरीबन 16 मारे गए, अभी केवल एक शव की पहचान हो पाई है, बाकी शवों की पहचान नहीं हो पाई है, या उसके लिए प्रयास जारी है सुरक्षा बलों का? जी देखिए, जब भी मुठभेड़ होते हैं तो जो नामी कमांडर होता है उसकी पहचान तो तत्काल हो जाती है, क्योंकि जी वो ऐसे ही कमांडरों के मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। परंतु मुठभेड़ के बाद जो शव बरामद होते हैं उन्हें पहले जिला मुख्यालय लाया जाता है। उसके बाद जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके माध्यम से पहचान कराने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो है कौन, कौन सा नक्सली है, किस प्लाटून के लिए, किस कंपनी के लिए नक्सली, किस एरिया कमेटी के लिए काम करता था। तो उन इलाकों के जो संगठन नक्सली उन्हें बुलाया जाता है, उनके माध्यम से पहचान कराई जा रही है। संभवतः अब तक जो है प्रमुख जो नक्सली कमांडर था जिसके लिए चला गया था उसकी पहचान तो हो गई है। अन्य जो नक्सली कमांडर जो मारे गए हैं उनकी पहचान अभी कराई जा रही है। मुझे लगता है कि देर शाम 2 या 3 बजे तक जो है लगभग सारे नक्सलियों की पहचान कर ली जाएगी, जिसके बाद जो है पुलिस मीडिया को इस बात की जानकारी देगी कि जी लगभग जो मारे गए नक्सली उन पर कितना इनाम रहा होगा। जी। गणेश, लास्ट बार जो एक एनकाउंटर हुआ था बीजापुर में, आपने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, और आपने बताया था कि किस तरह से उस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। लेकिन जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, इन जंगलों में बैठकर ये आज भी इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इनके लिए जो हथियार हैं, आईईडी है, ये थोड़ा जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं, जो लोग नहीं समझते हैं कि किस तरह से चीज़ें यहाँ अंजाम दी जाती हैं, उनके लिए बड़ा जानना ये दिलचस्प हो जाता है कि हथियार कहाँ से आते हैं, क्या ये खुद बनाते हैं, या ये किन्हीं और माध्यमों के जरिए हथियारों के जखीरे को जमा करते हैं। आईईडी अमूमन ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको ये लोग कहाँ से, इन लोगों के पास ये सारा सामान आता है, कहाँ से ये सारी चीज़ें जुटाते हैं, और सुरक्षा बलों को भी पता होगा कहाँ से क्या करते हैं। तो सुरक्षा बल किस तरह से इनके खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं गणेश? जी देखिए, नक्सलवाद की बात करें तो लगभग सन 1970 के बाद से नक्सलवाद धीरे धीरे करते हुए बस्तर के साथ ही जो है ना पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना जो विस्तार कर लिया था। तब से लेकर इन्होंने अपने जो सोर्सेज बनाए वो इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने सोर्स बनाए। उनके जी जो भी हथियार आते हैं, जो इनके पास गोला बारूद आते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके जो हैंड्स होते हैं, जो अर्बन नक्सली होते हैं, जिन्हें अर्बन नक्सली कहा जाता है, जिनकी तलाश सरकार कई समय से कर रही है, अर्बन नक्सलियों की तलाश की जा रही है। जी ऐसे में जो है उन तमाम जो लोग हैं उनकी तलाश तो की जा रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो इनका जो आईडीज होते हैं, आईडी भी स्वयं तैयार करते हैं। इनके पास आईडी बनाने के लिए पूरी एक टीम है जो आईडी तैयार करते हैं। और बस्तर में नक्सलियों से लड़ना
आमने सामने की लड़ाई से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा चुनौती होता है वो आईडी होता है। जवानों को आईडी से बचना होता है। जब भी ऐसे आतंकी चलाए जाते हैं उन जगहों तक पहुंचने के लिए ऐसे तमाम वो रास्ते जिन्हें डीआरजी के जवान, आपको बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में अगर नक्सल के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम कड़ी है डीआरजी जवान जो यहाँ के लोकल है। वो भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, समझते हैं और जी खासकर वो लोग जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो ऐसे में ये लोग जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं ये इनकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो इनका जो चैन है, सप्लाई चैन है, वो अर्बन नक्सलियों के माध्यम से आता है। दूसरी बात जो लोकल हथियार जो 12 बोर बनाए जाते हैं, होते हैं, भरमार होते हैं, ये इनकी फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। जी परंतु इन सारी हथियारों में सामग्री लगती है कि इसमें कहीं ना कहीं से ये अर्बन नक्सलियों के माध्यम से सामान मंगाते हैं। कई बार ऐसे मुठभेड़ हुए थे, मुठभेड़ पर कई जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें ये भी दिखा गया था इनके जो तार है चीन से जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आतंक का एक रूप है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इनके आपस में तार जरूर जुड़े हैं। तो जब भी इनको मौत का सामान चाहिए होता है, किसी की बर्बादी का सामान बुलाना होता है, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसी न किसी माध्यम से, अगर नस्लों के माध्यम से। तो कई दफे ऐसे भी होता है कि उन इलाकों में जो ठेकेदार काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हें ढाल बनाया जाता है, कई छात्रों को ढाल बनाया जाता है, उनके माध्यम से सामग्रियां मंगाई जाती है। तो देखिए बस्तर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से इन इलाकों में ऑपरेशन करना, नक्सलियों से लड़ना और जी उसके बाद उनको वहां से बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए इस समय नक्सलियों से लड़ने के साथ साथ अर्बन नक्सलियों की पहचान किया जा सकता है, तभी जाकर बस्तर से नक्सलवाद का समूल जो है खात्मा हो सकता है। जैसे एक बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि अभी हाल ही में बीते रोज एक 8 लाख का इनामी दिनेश मोडियम, वो भी बड़े ऑपरेशंस में शामिल था, लेकिन आखिरकार जो सुरक्षा बलों का दबाव पड़ रहा है और लगातार सरकार की कोशिशें चल रही हैं, उसका नतीजा था कि 8 लाख का इनामी दिनेश मोडियम सरेंडर करता है अपने साथियों के साथ। और वो एक पत्र पढ़ता है मीडिया के सामने आके और बोलता है, ये उसके दिल की बात है, और बताता है कि जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर शामिल हैं वो एक गलत विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं और गाँव वालों को, ग्रामीणों को बरगलाते हैं और उनको दबाव बनाते हैं कि वो उनके फोर्सेस में शामिल हो, नक्सल फोर्सेस में शामिल हो। और उसने अपील करता है वो कैमरे के सामने आके कि जो लोग भी हैं, कैडर्स के लोग हैं, हिंसा के रास्ते पर हैं, बंदूक के रास्ते पर हैं, वो लोग भी सरेंडर करें और वापस एक समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। बताया ये गया कि जिस दिन उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बयान पढ़ा दिनेश मोडियम ने सरेंडर के बाद, उसके तत्काल बाद 2 दिन बाद एक बड़ा एनकाउंटर होता है और बड़े पैमाने पर नक्सली वहाँ भी मारे जाते हैं। बताया यह जाता है कि दिनेश मोडियम की सूचना पर इन नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्या आज जो ऑपरेशन हुआ है उसमें भी दिनेश मोडियम की सूचना या दिनेश मोडियम से मिली हुई जानकारी को ही इस सफलता के पीछे का राज बताया जा रहा है? जी देखिए दिनेश मोडियम की अगर बात करें तो दिनेश मोडियम वो नक्सली कमांडर है 2005 में सलवा जुनून के बाद जो जी लोग सरकार के साथ सरकार की तरफ आ गए, वो सरकार के साथ शामिल रहे। दिनेश मोडियम वो था जो सलवा जुनून के बाद जो नक्सल के साथ चला गया, उसके बाद से लगातार सक्रिय रहा है और अच्छा जंगलू क्षेत्र में उसके नाम का बेहद आतंक था, भय था। जी तो ऐसे में उसका सरेंडर करना कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के दबाव का ही नतीजा है। उन इलाकों में जो इलाके जी नक्सलियों का आधा इलाका माना जाता है, उन इलाकों में लगातार सड़कों का विस्तार, कैंपों का विस्तार, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, यही एक बड़ी वजह है कि दिनेश मोडिया ने समर्पण कर दिया। दूसरी जी बड़ी बात, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन जो अभियान कर रहे हैं, एक भय भी दिनेश मोडियम के अंदर था कि कहीं वो मारा ना जाए, जी वो भी था। दूसरा वो एक 26 नक्सली जिसमें मारे गए बीजापुर में, 26 नक्सलियों जहां पर डेरा डाला था वो उसी इलाके से वापस लौटा था। दिनेश मोडियम ने समर्पण किया, उसके 10 दिन बाद इस इलाके में एनकाउंटर होता है। कहीं से दिनेश मोडियम का बेहद अहम रोल माना जा सकता है इस मुठभेड़ को लेकर। इस मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। जी इस तरीके से लगातार जो फोर्सों का दबाव बढ़ रहा है, अगर इस तरीके से नक्सली जो खुकार नक्सली है, जो लगातार नक्सल विचारधारा से जुड़े हैं, वो अगर समर्पण करते हैं तो कहीं न कहीं ये सरकार की जीत है। और 2026 का जो टारगेट है केंद्रीय गृह मंत्री का, तो ये लगभग 50% जो है टारगेट वो लगभग तय हो चुका है। जब उन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं पहुंच जाएंगी तो ये मान लीजिएगा कि उन इलाकों से नक्सलवाद का जो आधार इलाका वो खत्म हो जाएगा, नक्सलियों के लिए बचने की कोई जगह नहीं रहेगी। और आज का जो मुठभेड़ है, सुकमा इलाके में मुठभेड़ चल रहा है, तो हो सकता है इस इलाके में भी जो मुठभेड़ हुआ है वहां भी ये दिनेश मोडियम की ही इनपुट रहा हो,
ये हो सकता है कि हम नहीं नहीं कह सकते, हो सकता है किंतु उस इलाके में तभी रहा बॉर्डर बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर इलाका है, जो इलाके में मुजाहिदीन के लिए। जी गणेश, कल एक प्रेस नोट जारी किया, नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ और उसमें यह बताया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बड़े पैमाने पर जो है उनके जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात वो अपने प्रेस नोट में ये भी लिखते हैं और बताते हैं कि वो जिस दिनेश मोडियम की चर्चा चल रही है, एक बार आप थोड़ा सा फ्रेम में यदि आ जाएं, ऐसा लग रहा कि आप थोड़ा सा फ्रेम से अलग हो रहे हैं, बीच में अगर यदि आप इधर नहीं, हाँ राइट बस। तो बताया ही जा रहा था कि जिस दिनेश मोडियम की सूचनाओं के या इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, उस दिनेश मोडियम को लेकर एक प्रेस नोट कल उन्होंने जारी किया कि उस मुठभेड़ में वो भी मारा गया। एक भ्रम फैलाने की स्थिति हो सकती है या बताने की कोशिश हो सकती है, वो तो सुरक्षा बलों पे आरोप लगा रहे थे कि, और उसको दिनेश मोडियम को वो गद्दार बोल रहे थे। तो अमूमन इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं जब लोग सरेंडर करते हैं और मुख्य धारा में शामिल होते हैं, तो उनको एक खौफ ये भी होता होगा कि जिस दलों को, जिस माओवाद को, जिस नक्सलवाद को छोड़ के वो आएँ, कल को वो भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की भूमिका क्या होती है? जो सरेंडर कर रहे हैं, जो लोग समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं, वापस जो है नक्सलवाद उनको प्रभावित ना करे या उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा ना बने, इसके लिए सरकार की क्या योजना रहती है? सरकार किस तरह से उनको प्रोटेक्शन करती है? जी देखिए, जो नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया, जिन्होंने उसमें ये भी कहा कि जनवरी से लेकर मार्च 25 तक जो है अब तक लगभग उनके 18 साथी जो है वो मारे गए, उनके पदवार नाम भी उन्होंने जी जारी किया था। उस पर दिनेश मोहन के बारे में भी लिखा गया। लेकिन निश्चित तौर पर इतने तौर पर संगठन में रहने के बाद जिसने समर्पण कर दिया, अब संगठन को कहीं ना कहीं से भी वो गवाह नहीं करेगा कि उनका हर राज जानने वाला, नक्सल संगठन का पूरा इतिहास जानने वाला जो समर्पण कर दिया, खाता चला जाए। दूसरी बात, उसकी हत्या के बाद बीच में जब दिनेश मोडियम ने समर्पण किया, उसके लगभग जी एक सप्ताह बाद एक सोशल मीडिया में एक तस्वीर के साथ एक खबर वायरल हो रही थी कि दिनेश मोडियम को मार दिया गया। तो ये तो पूरी तरह अफवाह था, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में इस समय दिनेश मोडियम है। जब भी कोई समर्पण करता है, बड़ा नक्सली हो या निचला केंद्र का नक्सली समर्पण करता है, तो लगभग 2 से 2.5 महीनों तक जो है वो पुलिस के कस्टडी में होता है। तो जी ऐसे समय में की हत्या करना या उस पर हमला करना बिल्कुल भी संभव नहीं। दूसरी ओर जिस तरीके से सरकार पुनर्वास नीति लाई है जी नक्सलियों के लिए जो समर्पण कर रहे हैं, वो बेहद कारगर है और निश्चित तौर पर पुनर्वास नीति में और भी जो है बेहतर करने की आवश्यकता है। तब जाकर जो नक्सली है वो समर्पण करेंगे। उन्हें तत्काल में जिस तरीके से देखिए, आप आंध्र में तेलंगाना की बात करेंगे तो जो नक्सली समर्पण करते हैं उन्हें 10 दिनों के अंदर पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दे दिया जाता है, भूमि दिया जाता है, आवास दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है। ये जी सब करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान किसी भी आत्मसमर्पित नक्सली के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है। जी। तो गणेश, दूसरा आपकी फ्रेम, हाँ जी ठीक है। गणेश, हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही अभी आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है, अमित शाह ने जो डेडलाइन दी है 31 मार्च 2026 कि उससे पहले पहले देश में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, और अभी जैसा कि अमित शाह ने ट्वीट भी किया इस नक्सल ऑपरेशन के बाद, फिर से उन्होंने वही दोहराया, चेतावनी दी, अपनी डेडलाइन बताई और अपील की कि हथियार छोड़ दें, सरेंडर कर दें, हिंसा का रास्ता छोड़ दें, समाज की मुख्य धारा में आए और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाएं। फिर बोले अमित शाह, और अमित शाह अभी आ भी रहे हैं 5 अप्रैल को बस्तर मंडूप कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद करेंगे, फोर्स के जवानों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, अमित शाह की ये जो चेतावनी है या अमित शाह की जो डेडलाइन है, इसका खौफ बनता जा रहा है नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों में जोश बढ़ता जा रहा है? गणेश देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय किया है मार्च 2026 का, निश्चित तौर पर देखिए ये होगा, हो सकता है। दो तरीके हैं नक्सलवाद को, नक्सलियों को खत्म करने के लिए। जी पहला ये कि आप उन इलाकों में जो इलाके नक्सलियों के कब्जे में रहे हैं, नक्सलियों का आधार इलाका, जी आप उन इलाकों में सरकार की पहुंच को बढ़ाइए। उन इलाकों में जो लोग नक्सलियों के नक्सलियों दायरे में रहे, नक्सलियों के काम करते रहे, वो इसलिए था कि सरकार उस इलाके में पहुंच नहीं पाती थी। अब सरकार पहुंच रही है, मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही है। एक तरीका ये है जिस तरीके से अब जो चल रहा है इस समय। दूसरा, या तो उनको मार दीजिए। और बस्तर में दोनों ही जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है। एक तरफ लगातार की स्थापना की जा रही है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है।
हथियारों के माध्यम से नक्सलियों का खत्म किया जा रहा है। तो आप देख जी। पा रहे हैं कि ये केंद्रीय गृह मंत्री का जो डेडलाइन है, कहीं ना कहीं 2026 तक उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही जी। नक्सलियों का कोर इलाका खत्म हो जाएगा और नक्सली बस्तर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी। जी। जी गणेश, और अब एक सवाल फिर ये बनता है कि 25 लाख का इनामी था प्रभाकर, उसको गिरफ्तार कर लिया। इतने ही 20-25 लाख का इनामी था सुधाकर, उसको ढेर कर दिया। 8-8 लाख के दिनेश मोडियम और इस तरह के लोग इन्होंने सरेंडर कर दिया। ले देकर इनके पास, या ये कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में, यदि कोई एक लीडर बचा है जिस पर नज़र पूरे सुरक्षा बलों की है, पूरे देश की है, भारत सरकार की है, छत्तीसगढ़ सरकार की है, वो नाम है हिडमा। हिडमा एक एक अलग ही तरह का कैरेक्टर है। उसका जब फोटो भी सामने आता है तो उसकी जवानी के समय का एक फ़ोटो है, वही उपलब्ध होता है मीडिया की तस्वीरों में। इसके अलावा और कोई उसका उसका कोई फ़ोटो या उसका कोई जिक्र किसी भी रूप में, भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता है। हिडमा निश्चित रूप से अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं जितने साथी नक्सलियों के मारे जा रहे हैं, उससे क्या लगता है कि जो नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं उनके अंदर भी डर का माहौल है, या उनके अंदर भी इस तरह का माहौल है कि कहीं ना कहीं अब उनको सरकार की बात सुनना होगी, सरकार की दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। और हिडमा कितनी बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हिडमा तक अभी तक सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, बात हिडमा की हो रही तो मैं बता दूं कि हिडमा वो नक्सली कमांडर है जो कई सालों तक बटालियन नंबर 1 का चीफ हुआ करता था और इस समय जो है वो सेंट्रल कमेटी मेंबर है। जी। जब तक वो बटालियन का चीफ हुआ वो उसके इशारे पर हमले होते रहे हैं, परंतु जो बड़े हमले ताड़मेटा की बात करें उसमें हिडमा नहीं था, झीरम घटना की बात करें तो उसमें हिडमा नहीं था, परंतु हिडमा से बड़े जो लीडर है वो आज भी जंगलों में है। और नक्सलियों की अब जो रणनीति बदली है, उनका यही मानना है कि 2026 यानी कि हिडमा का खात्मा, वो कहीं ना कहीं से हिडमा को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, उसे दूसरे राज्यों में ले जाने की कोशिश में लगे हैं। नक्सलियों का यही मानना है कि अगर हिडमा 2026 तक जिंदा रहता है तो सरकार को 2026 मार्च के बाद नक्सली ये जवाब दे सकते हैं कि अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए, हिडमा बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु ये भी सत्य है कि हिडमा के मारे जाने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, हिडमा के मारे जाने से नक्सली खत्म नहीं होंगे। नक्सली और नक्सलवाद एक विचारधारा है जो तेलंगाना और आंध्र से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचा जी। था। जब तक बड़े लीडर जो हैं इनके वो नहीं मारे जाते, तब तक हिडमा का मरना नक्सलवाद का खत्म होना, हिडमा का बिल्कुल सही मरने से बात। नक्सलवाद खत्म होगा, कतई सही नहीं है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। सुरक्षा एजेंसी की पूरी नजर हिडमा पर है, पर नक्सलियों का जो बड़ा नक्सल जो पूरा टीम है वो भी हिडमा को बचाने में लगा हुआ है। तो जी। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सरकार के लिए खत्म करना चुनौती है और नक्सलियों के लिए हिडमा को बचाना चुनौती है। नामों का जिक्र भी किया जा सकता है हिडमा के जो सीनियर लीडर्स हैं, यदि आपके पास जानकारी हो तो उन नामों का भी जिक्र कर देते हैं दर्शकों की जानकारी के लिए। वो कौन से बड़े लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हिडमा को कैसे भी करके बचाया जाए, ताकि उनकी इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए कोई तो नेतृत्व उनके पास रहे। जी देखिए, अब भी बात करें तो गणपति है, गणेश विके है, चैतू चैतू वो नक्सली कमांडर है, सोनू है जिसने झीरम हमले को अंजाम दिया, जिसके इशारे पर जिसके नेतृत्व में झीरम हमला हुआ वो सोनू है, चैतू है, ये वो नक्सली कमांडर है जो आज भी पूरे संगठन को अपने इशारे से चलाते हैं। गणपति है, ये वो लोग हैं जो खुद को बचाने के साथ साथ नक्सल संगठन के अलावा हिडमा को भी जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। सरकार अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो आप पहले गणपति तक पहुंचिए, सोनू तक पहुंचिए, के अलावा तेजू तक पहुंचिए। ये वो नाम है जो आने वाले समय में भी नक्सलवाद और नक्सलियों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हिडमा को बचाना नक्सलियों के लिए चुनौती है, पर जिस तरीके से फोर्स का दबाव बना हुआ है वो बहुत दिनों तक हिडमा का नाम जो है वो नक्सलवाद के पन्नों पर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं या तो वो मारा जाएगा, सरेंडर कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से दबाव बना देगी आज के डेट में, अगर नक्सलवाद या नक्सल संगठन की बात करें तो 6 से 7 कमांडर जो है आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के जो नक्सल संगठन को अपने इशारे पर चला रहे हैं वो ही जिंदा है। बाकी वो सारे लोग बस्तर के आदिवासी हैं, बस्तर के लोग हैं, ये नक्सलवाद से कोई ना ही नक्सल आंदोलन से कोई मतलब है।
परंतु वो नक्सलियों के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पास मजबूरी है, उनके साथ रहना, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो जी, आज जिस तरीके से सरकार उन ग्रामीण तक पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं 2026 का जो डेडलाइन है, ये लगभग अंतिम रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो गणेश ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों के खिलाफ सरकार लगातार ऑपरेशनों को अंजाम दे रही है, लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सली भी पलटवार कर रहे हैं, कुछ सफलताएं नक्सलियों को भी मिलती हैं, हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत संख्या जो है वो नक्सल मारे जाने वाले नक्सलियों की ज़्यादा है। या तो वो सरेंडर कर रहे हैं या वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। और खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इन ऑपरेशंस को वो वॉच कर रहे हैं। जैसे ही आज 16 नक्सली मारे गए, तुरंत उन्होंने ट्वीट किया, तुरंत उन्होंने फिर से डेडलाइन याद दिलाई 31 मार्च 2026 की कि इससे पहले नक्सलवाद को खत्म करना है। और साथ में नक्सल विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों से अपील की, हिंसा का रास्ता छोड़ें, बंदूक का रास्ता छोड़ें। कोई बदलाव लाना है तो बातचीत से बदलाव आएगा, शांति से बदलाव आएगा, लोकतंत्र से बदलाव आएगा, ना कि हिंसा के रास्ते से बदलाव आएगा। ये अपील है अमित शाह की उन सारे लोगों से जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं या इसका हिस्सा बने हुए हैं। फिलहाल 16 शवों में से एक शव की पहचान हो चुकी है। जगदीश 8 लाख का इनामी मारा जा चुका है। बड़े ऑपरेशंस में वो शामिल था, सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसकी पहचान हो गई और बाकी के शवों की पहचान करने का काम फिलहाल जारी है। जैसे ही नए नामों की सूचना सामने आती है, पता लगता है कि कैडर्स के किन लेवल के बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, उसकी जानकारी भी हम आपके सामने लेके आएंगे। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, लगातार अपना प्यार देते रहिए।